हेलो दोस्तों, मैं रमन प्रेम स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। तो पहले इस चैनल का नाम मैथनामा विद AR था, जिसे बदलकर ऑनलाइन गुरुजी कर दिया गया है। और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इस चैनल पे 8, 9 और 10th की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। इस कड़ी में हम शुरू करते हैं सबसे पहले कक्षा 10 का इतिहास। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारे अनुसार पहले चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें मैंने 60 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ही पढ़ाई कराई जाएगी। तो पहले वीडियोज़ में लेक्चर 1 में मैं 30 ऑब्जेक्टिव को शामिल करूंगा और आपके प्रतिक्रिया के बाद बहुत जल्द अगला लेक्चर जारी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, पहले देखते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और किसी विशेष भाषाई समूह और किसी विशेष सामाजिक समूह में, किसी विशेष प्रकार के सांस्कृतिक समूह में जो है एकता की भावना का प्रसार करता है, वही राष्ट्रवाद है। और किताबी शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामूहिक क्षेत्र में एकता का संचार करती है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है ये यूरोप में हुआ था, इसलिए चैप्टर का नाम भी है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ हुआ? तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में हुआ, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में ऑस्ट्रिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था और उसके पश्चात 1815 में वियना सम्मेलन बुलाया गया था, जो कि पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, अर्थात अध्यक्षता किसने की थी, किसने सम्मेलन को बुलाया था? तो ये बुलाया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने, जो कि 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था। मेटरनिख किस स्वभाव का था? देखिए, मेटरनिख का जो स्वभाव था वो किस प्रकार का था? मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं था। प्रतिक्रियावादी का अर्थ होता है यदि आप किसी भी बदलाव करते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाते हैं तो उसका विरोध करना, प्रतिक्रिया करना, तो ये होता है करने वाला था। प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 6ठे नंबर का, मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? मेटरनिख व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। जी हाँ, मेटरनिख व्यवस्था के द्वारा मेटरनिख यह चाहता था कि जो पहले समाज में चले आ रहा है, पुरातन समाज में, वही स्थापित हो फिर से, ताकि हम ज़्यादा दिन तक शासन कर सकें, राष्ट्रवाद की भावना का विकास ना हो और हम अच्छे से शासन कर सकें। यही चाहता था मेटरनिख। अब देखिए 7वां क्वेश्चन आता है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना सम्मेलन के द्वारा की गई? जी हाँ,
तो फ्रांस में जो वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो चुका था और 1815 में वियना सम्मेलन के बाद बुर्बो राजवंश को सत्ता सौंपी गई। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां बना, जो कि बुर्बो वंश का था और बुर्बो वंश का शासन सौंपा गया और लुई 18वां को वहाँ का शासक बनाया गया। तो अगले पेज में चलते हैं। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन है, लुई 18वां ने संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया? जी हाँ, लुई 18वां ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था कि संवैधानिक रूप में सरकार चलाई जाएगी। उसने किया था 2 जून 1814 को। तो शासक तो ये 2 जून 1814 में ही बन गया था, पर आधिकारिक रूप से सत्ता इसे 1815 में सौंपा गया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया है। अब देखिए, मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई 1815 ईस्वी में, जब वियना सम्मेलन भी हुआ था और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर भी बना था। तो अब 11वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मेटरनिक युग की शुरुआत 1815 में हुई थी, जो कि 1848 तक चली थी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेटरनिक युग क्या है ये भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11वें नंबर पे। चार्ल्स दसम या चार्ल्स 10th किस प्रकार का शासक था? चार्ल्स दसम जो था निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जो कि लुई 18वां के बाद बना था। तो चार्ल्स दसम किस प्रकार का शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ल्स दसम ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसका आंसर होगा पोलिगनेक को। चार्ल्स दसम ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? पोलिगनेक को। देखिए, इसके प्रधानमंत्री ने ही इसको बर्बाद कर दिया और चार्ल्स दसम खुद अच्छा नहीं था और पोलिगनेक भी अच्छा नहीं था। देखिए, पोलिगनेक का स्वभाव कैसा था? यह भी बिल्कुल मेटरनिक जैसा था और चार्ल्स दसम के जैसे था, प्रतिक्रियावादी। अब 14वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस में समान नागरिक संहिता किसने लागू किया? तो फ्रांस में समान नागरिक संहिता जो लागू किया था वो लुई 18वां ने किया था। ये समान नागरिक संहिता होता क्या है कि सभी को एक बराबर हक दिया जाता है, सभी को एक तरह से समझा जाता है। तो ऐसा ही हमारे भारत में भी मांग हो रही है, इसी टाइप का कुछ कोड है आने वाला। तो आगे चलते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पे। लुई 18वें के समान नागरिक संहिता को बदलने का प्रयास किसने किया? लुई 18वां का जो था समान नागरिक संहिता इन्होंने लागू करके गया था और इसको बदलने का प्रयास किया था पोलिगनेक ने, यहाँ जो कि चार्ल्स दसम का फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री था, पोलिगनेक। अब आते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन पे, जहां फ्रांस के गृह युद्ध के बारे में बताया गया है। देखिए, फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। ये गृह युद्ध क्यों आरंभ हुआ था कि इन्होंने जो है समान नागरिक संहिता को बदलने का प्रयास किया था और उसके बाद चार्ल्स दसम ने क्या किया था, उदारवादी तत्वों को ख़त्म करने के लिए, जो उदार स्वभाव का था, जो देश में परिवर्तन चाहता था, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको उनका पतन करने के लिए इन्होंने 4 अध्यादेश लागू किए थे रातों रात। और इसलिए वहाँ आपस में और सरकार के खिलाफ लोग विरोध करने लगे और गृह युद्ध आरंभ हो गया था। 1830 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, जिसमें पोलिगनेक का बहुत बड़ा हाथ था जनता को दबाने में। तो आइए 16वें नंबर के क्वेश्चन में, फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हो गया? जी हाँ, फ्रांस में गृह युद्ध 28 जून 1830 एडी यानी ईस्वी को आरंभ हो गया था। देखिए, एडी कई बार आपने देखा होगा, तो एडी का अर्थ जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। जी, ये एनो डोमिनी
यानी ये जो होता है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईसा के जन्म के बाद, यानी ईस्वी जो गिना जाता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद गिना जाता है, तो एनो डोमिनी होता है। और हम ईसा पूर्व पढ़ते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो अब आप समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। और मैंने गलती से यहाँ जुलाई लिख दिया था, तो लोग सही कर लीजिएगा। 28 जून 1830 ईस्वी को, एडी अर्थात ईस्वी को। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जी हाँ, जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, और एक क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने बना दिया। तो चार्ल्स दशम था फ्रांस का शासक जुलाई 1830 की क्रांति के समय, क्योंकि उसी के समय क्रांति हुई थी। और 18वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। जी हाँ, चार्ल्स दशम जो है यहाँ से भाग गया था। जुलाई 1830 के क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम, माफ़ कीजिएगा यहाँ मैंने लुई 18वां लिखा था, जो कि गलत था, भूल से मैंने लिख दिया था। तो आप लोग कर लीजिएगा चार्ल्स दशम या चार्ल्स 10। तो जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम राजगद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया? जी हाँ, उन्होंने गद्दी छोड़ दिया जनता के डर से। तो वो भाग गया कहाँ? इंग्लैंड। ये सब ऐसे ही करते थे, बस विरोध हुआ, डर से भाग गया इंग्लैंड। जैसे अभी इंडिया में तो एक्चुअली होता है कि इंग्लैंड से ना प्रत्यर्पण करना बहुत कठिन होता है, तो इंडिया से क्या करते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये दाऊद इब्राहिम घोटाला करते हैं, कांड करते हैं, विदेश भाग जाते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम अपने चैप्टर की बात करते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन पे। जी हाँ, तो 19वें नंबर का क्वेश्चन, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश को सत्ता मिली? तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद सत्ता मिली आर्लेयंस वंश को। जी हाँ, नाम याद रखिएगा। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश को सत्ता मिली? आर्लेयंस वंश को। जी, तो मैं बता दूं कि पहले बुर्बो राजवंश का शासन था, और जिसमें पुनर्स्थापना किया गया था, फिर से उसको स्थापित किया गया था बुर्बो राजवंश को। और उसमें 2 राजा हुए, लुई 18वां और चार्ल्स दशम। उसके बाद जो है चार्ल्स दशम के समय में क्रांति हो गई 1830 में, जुलाई 1830 की क्रांति। उसके बाद उसको चार्ल्स दशम को भागना पड़ा और सत्ता मिली आर्लियंस वंश के को, जिसका राजा बना था लुई फिलिप। तो यहाँ भी क्वेश्चन में चार्ल्स दशम के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? तो लुई फिलिप बना था। कौन बना था? लुई फिलिप बना था, याद रखिएगा। लुई फिलिप कैसा शासक था? देखिए, लुई फिलिप में कुछ गुण भी थे, कुछ अवगुण भी थे। लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी था। उदारवादी था परंतु महत्वाकांक्षी था। वो देश का तो विकास चाहता था, उदारवादी था, लेकिन महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी क्या था कि अपनी को ज़्यादा देखता था, जनता का चिंता थोड़ा कम करता था, लेकिन सोच उसका उदारवादी था। और जैसा कि लुई 18वां था, वो क्या करता था? प्रतिक्रियावादी था, लेकिन थोड़ा सामंजस्य बैठा के रखता था। तो उसके समय में क्रांति नहीं हुई। वो उदारवादी में सुधारवादी या उदारवादी कहें, और फिर प्रतिक्रियावादी में, दोनों में तालमेल बैठा के रखता था, तो विद्रोह नहीं होने दिया था। और ये तो साला ख़त्म ही था चार्ल्स दशम। लुई फिलिप जो था उदारवादी था परंतु महत्वाकांक्षी था, इसलिए इसके समय में भी क्रांति हो गई। आर्लियंस वंश ज़्यादा चला नहीं, एक ही शासन तक चला 18 साल। अब देखिए 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किस नीति का अवलंबन किया? जी हाँ, लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किस नीति का अवलंबन किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का। किस नीति का? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का पालन करना शुरू किया था, लाया था। देखिए, लुई फिलिप क्या था? बोले ना, महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि मध्यम वर्गीय को और उच्च वर्ग जो व्यापारी वर्ग है उसे खुश रखा जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति ला दिया। यानी ये निम्न वर्ग को परेशानी होने लगे, जो गरीब मजदूर लोग थे उनको तो परेशानी होगी ही, सर्वहारा वर्ग को। और
इसका कारण ये हुआ कि वहाँ भी क्रांति फिर शुरू हो गई और इसका विरोध भी हुआ। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति में जो था ना, योग्यता के आधार पे, क्वालिफिकेशन के आधार पे, किसमें क्या गुण है उस आधार पे तो प्रशासक नहीं बनाया जाने लगा। मध्यम वर्गीय को चाहे वो योग्यता हो या ना हो, उसमें टैलेंट हो या ना हो, सरकार चलाने जानता हो या ना जानता हो, तो उसे बना दिया गया था। तो इससे क्या होता था कि सही से सरकार चला नहीं पाया, प्रशासन को संभाल नहीं पाए और जनता तो क्रांति करेगी ही। तो यही हुआ था इसका फल। तो अगले पेज पे चलेंगे क्योंकि 30 तक क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो आते हैं 23वें नंबर पे के क्वेश्चन पे। लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया अथवा फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। गीजो भी तो ख़त्म था, ये तो प्रतिक्रियावादी, मतलब उल्टा बात हो गया इसमें। तो लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1840 ईस्वी में और गीजो को नियुक्त किया था प्रधानमंत्री लुई फिलिप ने। तो आगे गीजो के बारे में जानते हैं, ये कैसा था? पॉलीगेनिक भी कट्टरवादी। अब देखिए गीजो कैसा व्यक्ति था। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी बहुत ज़्यादा था, एकदम उसका अंधभक्त था, इस टाइप से कहिए कि प्रतिक्रियावादी। अब देखिए ये उदारवादी था, परंतु गीजो जो था, लुई फिलिप उदारवादी था लेकिन गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी निकला। तालमेल फिर इसमें बैठा नहीं, गीजो का प्रशासन थोड़ा ठीक नहीं रहा। तो आते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। लुई फिलिप ने किस वर्ग को साथ रखना पसंद किया? जी हाँ, लुई फिलिप ने किस वर्ग को साथ रखना पसंद किया? पूंजीपति वर्ग को। मैंने आपको बताया था स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति में भी यही अपनाया गया था। पूंजीपति को साथ रखिएगा, बिजनेसमैन। पूंजीपति आप लोग समझते होंगे, बिजनेसमैन जिसके पास पूंजी बहुत ज़्यादा हो, उद्योगपति हो। तो उनको साथ रखिएगा तो फिर मजदूरों को दिक्कत होगा। तो यही हुआ था यहाँ, और इन्होंने अपने मन से शासन चलाना शुरू किया। मजदूरों की जो है शोषण होने लगा, तो फिर से क्रांति का होना लाजमी था। गीजो भी निकला कट्टर प्रतिक्रियावादी, फिर स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लागू कर दिया। तो यहाँ तो ऐसा होना जरूरी था। अब देखिए 26वां क्वेश्चन पे आते हैं। सुधारवादियों ने विशाल भोज का आयोजन कब और कहाँ किया? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये एक भोज ने फ्रांस की सत्ता ही पलट दी। तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 1848 को विशाल भोज का आयोजन हुआ था पेरिस में। तो इस भोज में हुआ क्या था? सुधारवादियों ने भोज का आयोजन किया, सबको बुलाया गया और ये भोज एक क्रांति बन गया। वहाँ भाषण दिया गया और इस विशाल भोज में जो है राजा के खिलाफ क्रांति करने का फैसला लिया गया। इसके बाद जो है वहाँ क्रांति शुरू हुई और 2 दिन में ही लुई फिलिप फिर इंग्लैंड भाग गया। सब इंग्लैंड भागता था, मैंने बताया आपको। जैसे अभी इंडिया में विजय माल्या, नीरव मोदी सब भाग रहे हैं। तो आगे चलते हैं। क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप ने कब गद्दी छोड़ा? क्रांति बताया 2 दिन में मैंने। 22 फरवरी को विशाल भोज का आयोजन हुआ पेरिस में और 24 फरवरी 1848 को इन्होंने गद्दी छोड़ दिया। तो क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप ने कब गद्दी छोड़ा? 24 फरवरी 1848 को। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28वें नंबर पे। सन 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? सन 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस का राजा जो बना वो बना लुई नेपोलियन। कौन बना? लुई नेपोलियन बना फ्रांस का राजा। याद रखिएगा, यहाँ कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जो कि ज़्यादा नाम उन्हीं का होता है, नेपोलियन सिर्फ बोलिएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट ही लोग समझेंगे। तो वो
क्या था, 1814 ईस्वी में ही पतन हो गया था। वो लगभग उसका सपना था सारी दुनिया पे शासन करने का, सिकंदर की तरह। तो उन्होंने पूरा फ्रांस को विजिट कर लिया था, जीत लिया था। तो ये लेकिन लुई नेपोलियन है, इसको आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। तो चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जी हाँ, 29 पे है, कार्बोनरी दल एक था। कार्बोनरी का गठन किसने किया था? किसने किया था? राष्ट्रवादियों ने। कार्बोनरी का गठन किसने किया था? राष्ट्रवादियों ने, याद रखिएगा। तो राष्ट्रवादी वही, राष्ट्रवाद की भावना जिसमें हो वो राष्ट्रवादी था, जो अपने देश को एकता में करना चाहता था। अब आते हैं, मेजनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? वो था कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध था कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से। ये राष्ट्रवादियों की संस्था थी और गुप्त थी। तो आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ वीडियोज़ को देखने के लिए। और पसंद आया हो तो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो जल्द से जल्द आपके बीच पहुंचे। तो इसी के साथ मैं रमन प्रेम विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।